नमस्कार, मैं हूं ताज़ा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताज़ा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। और अतरौलिया में प्रसिद्ध सूफी संत हजरत सैयद सलार मसूद काजी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से प्रसिद्ध काजी मियाँ का एक दिवसीय सोहबत गुरखेत मेला स्थानीय पूरा पोखरे पर बृहस्पतिवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। शांति व्यवस्था में थानाध्यक्ष अतरौलिया मदन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस तैनात रही। कोई दुर्व्यवस्था न हो, इसके लिए स्थानीय पुलिस सादे बेस तथा वर्दी के साथ साथ सफाई कराई गई। मेले में तैनात रही और मेले में चक्र करती नजर आई। नगर पंचायत अतरौलिया की तरफ से विद्युत व्यवस्था के साथ साथ सफाई भी कराई गई तथा मेला परिसर में चूना आदि का छिड़काव भी किया गया। पूरा पोखरे पर लगने वाला सोहबत मेले में स्थानीय सहित दूर दराज से काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं तथा मुल्क की तरक्की और खुशहाली की भी दुआ कर गाजी मियाँ के प्रतिमूर्ति पर फूल माला तथा सिरनी चढ़ाकर फातिया करते हैं और सुख शांति की कामना करते हैं। महामारी की वजह से 2 साल बाद मेला लगने से इस बार काफ़ी भीड़ रही। मेला कमेटी के सदस्यों द्वारा मेलार्थियों की सुविधा के लिए इंतजाम किया जाता है। क्षेत्र के आसपास के गांव से लोग अपने अपने बच्चों को मेला दिखाने के लिए आते हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूला याद तथा तरह तरह की दुकानें सजी रही। बच्चों ने मेले में घूम घूम कर खूब आनंद लिया। वहीं मेले में खासतौर से लस्सी, हलवा, शरबत, जलेबी, पकौड़ी आदि का आनंद लेते रहे और घर वापसी पर खरबूज तथा तरबूज अपने अपने हाथों में लेकर गए। इस अवसर पर रऊफ मसूदी, असगर मसूदी, इजहार मसूदी, फौजदार मसूदी, अनवर मसूदी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय इमाम ने क्या कुछ कहा। ये आज अतरौलिया में मेला लगा है। जी हाँ, इसका मेला है, क्या है इसके बारे में बताइए। ये सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मेला आज से नहीं है, बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है और आज भी वही है। और आवाम 2 साल से यहाँ एकदम कसोकस में थी कि मेला लगेगा नहीं लगेगा, और लॉकडाउन भी था। इस बिना पर इमसाल तो बहुत ही हल्का है और ये मेला बहुत पुराना है बाबू। क्या मानता है, क्या कैसे? जैसे एक समाज बहराइच शरीफ में है, वो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है और उन्हीं को इसाले सवाब, फातिहा वगैरह दिया जाता है। उनसे मिन्नतें भी मानी जाती हैं। मिन्नतें लोगों के आवाम को फैज़ मिलता है उससे। कब तक रहता है यहाँ पे, कितने बजे तक? ये भोर में यहाँ से निकलेगा, उसके बाद अपने अपने घर लोग जाएंगे। बहराइच भी जाता है मेला, इसके बारे में बताइए। हाँ, जी हाँ, बहराइच भी जाता है। पाँव पैदल जाते रहे हम लोग, अब रस्मो रवाज छोड़ दिए लोग, तो कुछ लोग पैदल भी जाते हैं और सवारियों से भी जाते हैं। आज भी वो कायम और दायम। कितने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है यहाँ पे? अरे हजारों की तादाद से जायद भी होते हैं। आजमगढ़ में रहमान आईटी दाऊद पर सगड़ी आजमगढ़ में एसडीएम सगड़ी राजीव रतन सिंह की अनुमति के उपरांत आईटीआई को छात्रों को टैबलेट वितरण किया गया। टैबलेट प्राप्ति के उपरांत छात्रों ने बेहद खुशी और उत्साह प्रकट की। वितरण के समय चेयरमैन डॉक्टर अफजाल अहमद एवं सिविल नेशनल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, प्रिंसिपल सुशील कुमार, डायरेक्टर सबीनाफ अफजाल, अबरार अहमद, रेहान खान आदि उपस्थित रहे। आजमगढ़ में महिला सुरक्षा को लेकर शासन की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। इसी क्रम में महिला सुरक्षा पुलिसकर्मियों को शहर से लेकर गांव तक तथा स्कूल से लेकर कॉलेज तक मिशन शक्ति योजना के तहत पहले से ही सुरक्षा को लेकर हेल्पलाइन नंबर व अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जा रही थी। बीट पर तैनात महिला सिपाहियों को गाँव में जाकर स्थानीय महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी मदद करनी होगी और अगर किसी ग्रामीण महिला को योजना का लाभ पाने में समस्या आ रही है तो उसके बारे में भी पूरी प्रक्रिया को जानकारी देने के साथ ही उसे आगे बढ़ाने का भी कार्य करना होगा। मामले में क्या कुछ कहा जिला विकास अधिकारी ने, सुनिए। मैं जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय। आज ये प्रशिक्षण जो है महिला बीट के रूप में जो इनकी तैनाती भविष्य में की जा रही है और ग्राम सचिवालयों में भी इनको मिशन शक्ति के रूप में केंद्र के स्थापित होने के बाद वहाँ जाकर के काम करना है। तो जो महिलाएं हमारे गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों से इनके संपर्क में आएंगी तो
तो उनकी पुलिस के साथ साथ जो अन्य समस्याएं होती हैं विकास को लेकर के या किसी और जानकारी को लेकर के, तो उनको एक फैसिलिटेट कैसे कर पाएंगी, उसके लिए ग्राम विकास कार्यक्रमों की या महिला कल्याण या जन कल्याण कार्यक्रम जो सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं उनको जानकारी होना चाहिए। इस संदर्भ में शासन स्तर से गृह विभाग से एक पत्र आया था जिसमें कहा गया था कि पुलिस विभाग के समन्वय से जिला विकास अधिकारी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इनको एक संक्षिप्त ट्रेनिंग एक दिन की बैचेज वाइज उपलब्ध कराएंगे। उसी क्रम में आज ये प्रशिक्षण आयोजित है और ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें इनकी भूमिका क्या रहेगी पुलिस विभाग? इनकी भूमिका एक फैसिलिटेटर के रूप में रहेगी। यदि कोई महिला इनको आती है तो मान लीजिए वो विडो है और उसको पेंशन नहीं मिल रही है और किसी अन्य समस्या को लेकर के वो आती है, तो वो अपना इनको ये मुहैया करा सकती है कि आपको ये जानकारी इनके पास रहेगी कि आप ये आवेदन इस प्रकार यहाँ कर सकते हैं, तो आपको सुविधा मिल सकती है। तैनाती कहाँ होगी इनकी? तैनाती इनकी बीट के सिपाही के रूप में जो गांव में तैनाती होती है, बीट पुलिस जो होती है, उस प्रकार महिला बीट की तैनाती करने का गवर्नमेंट के वाले से ये एक योजना चल रही है, उसी पे काम हो रहा है। गांव में बहुत महिलाएं हैं जिनको अभी तक पेंशन और वृद्धा पेंशन, विधवा सरकारी योजनाओं का कहीं लाभ नहीं। जैसे मार्टिनगंज विकासखंड क्षेत्र हुआ, उस गांव में बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनको इन सब योजनाओं का लाभ नहीं मिला। उसकी जगह जो पैसे वाले लोग उनको लाभ मिल रहा है। तो इस दिशा में सरकार किस तरह से? क्योंकि ये विभाग प्रोबेशन देखता है, अब मैं इसको अधिकृत रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कैंप लगा करके विगत 2 सालों से इस जनपद में लगभग 1 लाख के ऊपर अतिरिक्त लोगों को जो पहले से मिल रहा था पेंशन के लाभ दिए गए हैं। और अभी प्रयास ये हो रहा है कैंप लगा करके जो भी आवेदन ऑनलाइन कर सकता है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से इनकी पेंशन स्वीकृत की जाती है। यदि किसी को ऐसी तरह की सूचना मिलती है और लगता है कि कोई गलत हो रहा है तो सत्यापन और विभागीय कार्रवाई की व्यवस्थाएं पहले से मौजूद है और उसके तहत यदि सूचना होती है तो कार्रवाई विभाग अपने स्तर पर करता है। आजमगढ़ में रंगमंच, ललित कलाओं एवं सृजनात्मक सामाजिक कार्यों के लिए सतत प्रयत्नशील हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा नवोदित प्रतिभाओं के हुनर को निखारने के उद्देश्य से 20 मई से 12 जून तक प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज आजमगढ़ के प्रांगण में हुनर समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में बच्चों को नृत्य, गायन, अभिनय, चित्रकला, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रशिक्षण कुशल प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। साथ ही साथ एक प्रस्तुत परक नाट्य कार्यशाला का भी आयोजन होगा, जिसमें तैयार नाटक का मंचन आने वाले दिनों में किया जाएगा। संस्थान के सचिव सुनील दत्त विश्वकर्मा ने बताया कि सब समर कैंप जनपद का सबसे पुराना व प्रतिष्ठित समर कैंप है, जिसे सीख कर कई बच्चे आज विभिन्न विद्यालयों में नृत्य व गायन का प्रशिक्षण दे रहे हैं और देश के कई राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रस्तुति कर जनपद व संस्थान परिवार का नाम रोशन किया है। शास्त्रीय नृत्य के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता के प्रशिक्षक दीपांकर दास बच्चों को शास्त्रीय नृत्य की बारीकियों से अवगत कराएंगे। साथ ही बच्चों के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंप की तैयारियों में गौरव मौर्य, कमलेश सोनकर, सावन प्रजापति, इंद्रजीत निषाद लगे हुए हैं। हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा नवोदित प्रतिभाओं के अंदर छिपे हुए हुनर को निखारने के उद्देश्य से विगत कई सालों से हुनर समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 साल कोविड के कारण ये कैंप नहीं हो सका था, लेकिन इस बार स्थितियां सामान्य होते हुए कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हम सब इस समर कैंप का भव्य आयोजन 20 मई से लेकर 12 जून तक कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को नृत्य, नाटक, पेंटिंग, योगा, मार्शल आर्ट की बारीकियां प्रशिक्षकों द्वारा सिखाई जाएंगी। सबसे बड़ी बात कि इस कार्यक्रम में कुछ विशेष प्रशिक्षक दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, जो क्लासिकल नृत्य की विशेष कार्यशाला में बच्चों को उसकी बारीकियों से अवगत कराएंगे। आजमगढ़ की पलहनी ब्लॉक के अजमतपुर कोडर गांव के प्रधान संघ शहर कोतवाली प्रभारी की दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर प्रधान संघ ने शुक्रवार को एसपी के कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी शिकायत के आधार पर प्रधान को जबरन कोतवाली में लाकर बंद कर दिया गया। काफी प्रयास के बाद 7 घंटे बाद छोड़ा गया। इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई पीड़ित प्रधान के साथ की पुलिस द्वारा की गई थी। प्रधान सुनील कुमार मौर्य ने बताया कि गाँव में एक व्यक्ति की यहाँ शादी पड़ी थी। रास्ते के लिए एक अन्य व्यक्ति की भूमि पर बनी दीवार को तोड़ा जा रहा था। इसमें प्रधान और तोड़ने वाले के साथ ही जो भी मालिक हैं सब आपस में सहमति से कार्य करा रहे थे, लेकिन एक अन्य तीसरे व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई कर दी। अपना नाम बताइए। सुनील कुमार मौर्य, ग्राम प्रधान कोडर अजमतपुर। क्या मामला था जिसके साथ यहाँ आए? मामला सर हमारे गांव का है, एक 2 जनता के बीच की है। वो अपनी बाउंड्री स्वयं सहमति से तोड़ रहे थे, जिसको एक बगल के संजय कुमार प्रजापति द्वारा रोका गया और वो आरोप हमारे ऊपर झूठा डाला गया कि प्रधान द्वारा हमारे घर की बाउंड्री तोड़ी जा रही है, और जिसको प्रशासन ने बिना मौके पर पहुँचे, बिना जाँच किए हुए हम दोनों लोग के समझौते में कोतवाली आए
और वो दोनों लोग अपना बयान भी दिए कि हम अपनी मर्ज़ी से दीवार तुड़वा रहे हैं, हमारे घर शादी है, उसके लिए हम दीवार तुड़वा कर अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं। लेकिन कोतवाल सर कुछ सुनते न हुए अभद्र भाषा के प्रयोग करके हमको तुरंत अपने लॉकअप में डाल दिए, सारा मोबाइल वोबाइल रखने के बाद। और कोई इस तरह का दूसरी बार हमारे साथ एक घटना हुई है कि कोतवाल साहब जो एक तीसरा कोई फ़ोन करता, बिना मौके पे पूछे हुए, बिना प्रकरण की जांच करवाए हुए वह उठाकर हमको बंद कर देते हैं 6-7 घंटे। और मौके पे उनको भी बंद किए जिनकी बाउंड्री थी और जो तोड़वा रहे थे, वो दोनों को उनको वो भी आए गवाही के लिए, उनको भी उठाकर बंद कर दिए। हम चाहते हैं कि इस तरह के जनप्रतिनिधि को साथे इस तरह का व्यवहार न हो। क्या नाम है? धीरेन्द्र कुमार यादव, कहाँ के प्रधान के ऊपर, कहाँ के रहने वाले? इटौरा के। आज क्या मामला था आप लोग आए? आज मामला था, क्या नाम है? सुनील कुमार मौर्य। इनको 2 बार इनके साथ यह घटना घट चुकी है और कोतवाली में हमेशा इनको ले जाया जाता है, जहाँ की अनावश्यक अगर ये पैरवी करने जाते हैं तो इनको बैठा लिया गया। और जो लोग बयान देने आए जिनकी सहमति से बाउंड्री टूट रही थी, उन दोनों लोगों को भी बैठाया गया। आखिर यह कहाँ से हुआ था कि घुसखोरी कहाँ से थी कि जिसने तोड़वा रहा था, जिसकी टूट रही थी, उसको क्यों नहीं बुलाया गया? जो एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने वाले को भी आना चाहिए था कोतवाली, वह नहीं पहुँचा। जो लोग पैरवी में गए, अपनी बात कहने गए, उन्हीं को बैठाया गया। क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं आज एसपी साहब कि हम लोगों के साथ अन्याय न हो। आज एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब तो नहीं है जिले में, लेकिन आश्वासन ये मिला कि कार्रवाई इनके साथ जो है हम कोतवाल को फ़ोन करके पता करते हैं। आजमगढ़ में खंड विकास अधिकारी के आदेशानुसार विकासखंड पलहनी ग्राम पंचायत कोलबाज बहादुरपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई करते हुए सहायक विकास पंचायत उमाकांत मिश्र की देखरेख में स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिलाध्यक्ष सीपी यादव ने बताया कि जिले के सभी सम्मानित सफाई कर्मचारियों, भाई माताओं और बहनों अपने कर्तव्य का इसी तरह निर्वहन करते रहिए, स्वच्छता के प्रति जागरूक रहिए, अपने अपने ग्राम पंचायतों में संचार रोग को देखते हुए साफ सफाई करते रहिए। मीडिया प्रभारी गुलाबी चौरसिया ने बताया कि संचार रोग को देखते हुए इस समय जो मच्छरों का प्रकोप चल रहा है, उसे देखते हुए हम लोग अपने अपने ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान चला रहे हैं, दवा का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे संचारी रोग का बढ़ावा ना हो। क्या नाम है? गुलाब चौरसिया, सफाई कर्मचारी पंचायती। सफाई हो रही क्या जिले में जिला अधिकारी के आदेशानुसार सभी ग्राम पंचायतों में और विकास खंडों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष सीपी यादव, महामंत्री नवीन चतुर्वेदी के देख रेख में जिले में हर जगह सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। हम लोग अपने अपने टोली बनाकर टोली द्वारा जगह जगह हर ग्राम पंचायतों में साफ सफाई कर रहे हैं, जिससे जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश क्रम में बताया गया है कि आप लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक रहिए। और जगह जगह एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, सफाई किया जा रहा है, चूना छिड़का जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। हम लोग हर जगह जा के साफ सफाई करते हैं। आज कहाँ सफाई? आज के सफाई अभियान कोलबाज बहादुर में आज सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे साथ नवीन चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष सीपी यादव, इन लोगों ने मिल के हम लोग ने साफ सफाई किया। आजमगढ़ में महिला कल्याण विभाग के तत्वावधान में मिशन शक्ति अभियान 4 के अंतर्गत विकासखंड बिलरियागंज के ग्राम पंचायत बिलरियागंज, देहात विकासखंड महाराजगंज के ग्राम पंचायत प्रतापपुर, विकासखंड जहानागंज के ग्राम पंचायत शहर बस्ती एवं विकासखंड कोयलसा में मेगा इवेंट प्रधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला कल्याण विभाग की डीसी अनु सिंह द्वारा निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे में बताया गया कि पति मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना अंतर्गत पात्र निराश्रित महिलाओं को पेंशन उसके बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। योजना में प्रति लाभार्थी 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। वन स्टॉप सेंटर मैनेजर सरिता पाल द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि योजना निर्धन परिवार के बेटियों के लिए संचालित है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार भी आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी या गैर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने तथा अपराध के बल पर करोड़ों की काली कमाई करते हुए साम्राज्य खड़ा करने वाले बड़े बड़े दबंग भूमाफियाओं के ऊपर बाबा का बुलडोजर चलना लगातार जारी है, जिससे प्रदेश के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी कड़ी में बलरामपुर के पूर्व दबंग सांसद तुलसीपुर निवासी रिजवान जहीर के द्वारा अवैध रूप से अर्जित बैंकों में जमा करोड़ों की धनराशि पर रोक लगाते हुए उनके द्वारा बनाए गए करोड़ों की बिल्डिंग पर बाबा के बुलडोजर को चलाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर लिया है।
एसपी राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि अपराधी प्रवृत्ति के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के द्वारा अपराध से अर्जित की गई लगभग 3,26,63,779 रुपए की अवैध अचल संपत्ति को कुर्क करते हुए सील कर दिया गया है, जिसमें उनकी जमीन, मकान से बैंक खाते भी शामिल है। सुनिए। जनपद बलरामपुर में अर्जित भूखंड, कोठी में सामान तथा स्टेट बैंक तुलसीपुर, पंजाब नेशनल बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक तुलसीपुर के खाते जब्त किए गए। जब्त की गई संपत्ति लगभग 4 करोड़ की है। जब्ती की कार्रवाई अभी भी प्रचलित है। धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली जैनपुर पुलिस ने नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, तो एक गंभीरपुर पुलिस ने 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बर्धा पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों एवं गैंगस्टर का वांछित 2 अभियुक्त को तमंचे व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, तो मुबारकपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अपहृता की बरामदगी व 4 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ओकार पांडे ने आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं को दलाली बंद करने की नसीहत देने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता चुनाव के दौरान देवतुल्य और चुनाव बाद दलाल कैसे बन जाते हैं। मुख्यमंत्री के पार्टी के कार्यकर्ता यदि दलाल है तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उन कार्यकर्ताओं के घरों पर बुलडोजर कब चलाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रवक्ता ओकार पांडे ने। विधानसभा चुनाव के समय जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी देवतुल्य बताते थे, उनको नसीहत देते हुए उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता दलाली बंद करें, अधिकारियों को हम सुधार देंगे। यह एक गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि कार्यकर्ता ये दलाली कर रहे हैं तो उनके घरों पर बुलडोजर कब चलाएंगे। अभी कल बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री को खुला पत्र भेज करके उनसे उनके इस बयान पर क्षमा याचना की मांग की गई है। मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी भाषा शैली इस्तेमाल करने से बचना चाहिए जिसे उनके कार्यकर्ता भी स्वीकार न करते हों। यदि वास्तव में उनके कार्यकर्ता दलाली का काम कर रहे हों तो उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो उनको अपने इन शब्दों पर खेद व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वह एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसी भाषा शैली शोभा नहीं देती है। धन्यवाद। थाना जैनपुर पर पंजीकृत मुकदमा में उत्तर प्रदेश की रोबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया कुंडू सिंह पुत्र रुद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जैनपुर आजमगढ़ द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने पट्टीदार उमेश सिंह पुत्र रामवृक्ष व अंकिता सिंह पत्नी उमेश सिंह के नाम संयुक्त रूप से बनवाया गया ग्राम छपरा सुल्तानपुर में भारत गैस एजेंसी का भवन, जिसकी कीमत 8,09,000 रुपये है। माफिया होने के कारण ध्रुव सिंह अपने नाम पर गैस एजेंसी नहीं ले सकता है। इस गैस एजेंसी के संचालन गुप्त रूप से माफिया कुंडू सिंह करता है। माफिया के प्रभाव और दहशत के कारण आसपास के गांव के लोगों द्वारा वहां कोई नया कनेक्शन नहीं लिया जाता तथा और ना ही एजेंसी लिया जाता है। एजेंसी से होने वाले लाभ गुप्त रूप से माफिया कुंडू सिंह के पास चला जाता है, जिसका उपयोग वह मुकदमे में पैरवी गाँवों को धमकाने में करता है, जिसको अब जब्तीकरण का आदेश दे दिया गया है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया व D11 गैंग के गैंग लीडर ध्रुव सिंह कुंडू सिंह पुत्र रुद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जियनपुर के आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध संपत्ति के विरुद्ध 14 गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, जिस पर आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा जब्तीकरण का आदेश पारित किया गया है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम छपरा सुल्तानपुर में एक भारत गैस एजेंसी संचालित है, जो उमेश सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह तथा उनकी पत्नी अंकिता सिंह पुत्र पत्नी उमेश सिंह के संयुक्त नाम से है। यद्यपि यह एजेंसी इन दोनों के नाम से थी, परंतु जानकारी से यह ज्ञात हुआ कि उसमें आपराधिक कृत्यों से अर्जित कुंडू सिंह का ही अवैध पैसा लगा हुआ था। पुलिस द्वारा नियमानुसार रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसमें उक्त गोदाम का मूल्य 8,09,000 रुपया निर्धारित किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा गोदाम के जब्तीकरण के आदेश दिए गए हैं। उक्त आदेश तहसीलदार सगड़ी और
SHO जीयनपुर को क्रियान्वयन हेतु प्रेषित किया गया है, जिसका शीघ्र ही क्रियान्वयन कराया जाए। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने शुक्रवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित शासन की सर्वोच्च विकास प्राथमिकताओं से संबंधित कार्यक्रमों एवं कर वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपदवार 100 दिनों की जो कार्य योजना तैयार की गई है उसे प्राप्त कर संबंधित कार्यों को पूर्ण करने हेतु टाइमिंग फिक्स करें। उन्होंने कहा कि टाइमलाइन आगामी बरसात के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए बनाई जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य पूर्ण करने के लिए जो समयावधि निर्धारित की जाए यथासंभव प्रयास कर कार्य को पहले ही पूर्ण कर लें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुदेशकों की सभी याचिकाएं जो लखनऊ या इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित थी उसमें सुनवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने पत्रकारों को बताया कि 30,000 अनुदेशकों का मामला काफी दिनों से इलाहाबाद ही हाईकोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में ही कोर्ट की सिग्नल बेंच ने 17,000 रुपये मानदेय देने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार अनुदेशकों को सिर्फ 7,000 रुपये का भुगतान कर रही है। इससे अनुदेशकों का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ही हाईकोर्ट के आदेश को लागू नहीं किया और उसे लटकाए रखा। उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुदेशकों का भुगतान में केंद्र सरकार का भी हिस्सा होता है। आइए सुनाते हैं कि हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह और अनुदेशक ने क्या कुछ कहा। सर, ये बताएं कि अनुदेशकों का क्या मामला था और क्या कोर्ट ने जजमेंट दिया था सिंगल बेंच ने, और उसके खिलाफ राज्य सरकार अपील में गई है और आज किस कोर्ट में सुनवाई हुई है, कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया है और अगली तारीख कब लगाई है और क्या आर्गूमेंट आपने किया, क्या दलील दी और कोर्ट कितनी कन्विंस नजर आई आपकी दलीलों से। आज उत्तर प्रदेश की ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और ऑनरेबल जस्टिस मुनीर साहब ने अनुदेशकों की, जो उत्तर प्रदेश के सभी अनुदेशकों की मांग थी, जो याचिकाएं विभिन्न याचिकाएं लंबित थी, जिनमें से लखनऊ हाई कोर्ट में भी ऑनरेबल लखनऊ हाई कोर्ट में भी लंबित हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लंबित हैं, उन सभी याचिकाओं को इकट्ठा सुनवाई के लिए जो इतने दिनों से पेंडेंसी थी, आज उत्तर प्रदेश के तमाम अनुदेशकों के लिए खुशी की बात है, उस पर सुनवाई शुरू हुई और लगभग 12 बजे से 1:15 बजे तक लगातार उसमें सुनवाई हुई, क्योंकि अपीलांट उत्तर प्रदेश सरकार थी और उसमें ये हुआ था, जबकि साफ तौर पर है कि 60% फंडिंग केंद्र सरकार करती है शिक्षा के लिए, 40% फंडिंग उत्तर प्रदेश सरकार को करनी पड़ती। इस शेयर से रेशियो से बंटवारा होता है, बाइफर्केशन होता है और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ से जिसमें वो रिस्पोंडेंट थे अनुदेशकों ने बहुत लड़ाई लड़ी और 2017 में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश किया था कि तमाम अनुदेशकों को 17,000 रुपये सैलरी दी जाए। अगर उनको 7,000 दी जा रही है तो उनका शोषण है, उनके साथ शोषण किया जा रहा, साफ तौर पर कहा था। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको लागू नहीं किया और बल्कि उसके अगेंस्ट एक अपील फाइल कर दी, जिस अपील को इतने दिनों से पेंडिंग रखा था, जबकि लगातार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि उसको जल्दी सुनवाई करें, जल्दी सुने, लेकिन उस पर डिले हो रहा था। लेकिन आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको सुनवाई की और हमारी ये दलील थी कि जब केंद्र सरकार दे रही है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत दे रही है, एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत दे रही है, अनुदान दे रही है, और जबकि आप शिक्षा मित्रों को दे रहे हैं, अन्य शिक्षकों को 90,000 1-1 लाख रुपए। और ये याचिका जो दाखिल हुई थी उस पर राज्य सरकार अपील में गई, क्या सुनवाई हुई है और क्या मांग है आप लोगों की, और अगली सुनवाई जब होगी तो क्या उम्मीद करते हैं अदालत से। हम अनुदेशकों की नियुक्ति 2013 में हुई थी, जिसको लेके राज्य सरकार ने एक प्रपोजल 2017 में भारत सरकार को भेजा था, जिसमें 17,000 रुपये का प्रपोजल था और भारत सरकार ने एज इट इज़ उसको पास कर दिया था। किंतु उसी समय सरकार बदली और हमारा 17,000 ना देख के उसको रिव्यू कर दिया, 9800 कर दिया, जिसको हमने चैलेंज किया हाई कोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ दोनों बेंच में, जिसमें हमारे पक्ष में दोनों बेंचों से फैसला आया कि इनको 17,000 9% ब्याज सहित दिया जाए। किंतु राज्य सरकार स्पेशल अपील में चली गई और इस स्पेशल अपील में राज्य सरकार को जब स्टे नहीं मिला तो हमने कंटेम्प्ट फाइल किया। कंटेम्प्ट में राज्य के मुख्य सचिव और डायरेक्टर तलब हुए, लेकिन उस कंटेम्प्ट के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में उस कंटेम्प्ट पे स्टे मिल गया। उसको लेके खेल शुरू हुआ, डेट पे डेट, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 90 दिन में इस केस को डिसाइड कर दिया जाए, लेकिन 390 दिन बीत गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हाई कोर्ट उस केस को डिसाइड नहीं कर सका है, जिसको लेके हम लोग पुनः सुप्रीम कोर्ट गए और माननीय AP सिंह साहब आज आए हुए हैं। इन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट इलाहाबाद चल के बहस करेंगे और इस केस को कंटिन्यू कराएंगे। आज हमारे केस में 1 घंटे की बहस हुई है
और 16 तारीख को पुनः फाइनल बहस के लिए लगाया जा रहा है ये केस, और लगेगा वो 12 बजे फिर सुनवाई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये केस अब जल्द डिसाइड होगा, और जो सिंगल बेंच का आदेश है हमारे पक्ष में कि इनको 17,000 दिया जाए, डबल बेंच से सीजे महोदय और जज मुनीर साहब जो जज हैं वो हमारे पक्ष में फैसला देंगे। हम अनुदेशकों को 17,000 2017 पे मिलना चाहिए। हमारा एक अनुदेशक का लगभग 6 लाख का एरियर बन चुका है, वो हम लोगों को मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है। और कोर्ट में हम अनुदेशक पूरी तन्मयता से लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं। अब सरकार देखते हैं कि डबल बेंच में जीतने हारने के बाद आगे का उसका क्या निर्णय होता है, लेकिन इस केस को हम लड़ेंगे, हमारा अधिकार और हमें मिलना चाहिए। विवेक सिंह, हम याची हैं हाई कोर्ट में।